पौधों के भाग। पौधे जीवित जीव होते हैं जो फल, सब्जियां, फूल, लकड़ी और औषधियां यानी दवाइयां उपलब्ध कराकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। मनुष्य और जानवर अपने अस्तित्व के लिए भिन्न भिन्न पौधों के अलग अलग भागों का उपयोग करते हैं। पौधों की संरचना 4 प्रमुख भागों से होती है: जड़, तना, पत्तियां और फूल। प्रत्येक भाग अपना एक निर्धारित कार्य करता है। चलिए हम जड़ों और तने के बारे में विस्तार से जानते हैं। पौधों के प्रकार। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं। इनके अलग अलग रूप होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जबकि कुछ बड़े होते हैं। कुछ नर्म मुलायम होते हैं जबकि अन्य कुछ सख्त होते हैं। मूलतः पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे शाख, झाड़ी और वृक्ष। जड़ें। विभा अपने बगीचे से कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है। उसने उन्हें निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रही। उसने देखा कि वो धरती से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। उसने अपने माली से मदद के लिए कहा। उसने थोड़ा प्रयास करके उन्हें निकाल दिया। उसने खरपतवार की जड़ों के निचले सिरों की तरफ लगे रेशों की तरफ इशारा किया जिन्होंने मृदा को जकड़ रखा था। इन रेशों को मूल या जड़ कहते हैं। सभी पौधों में मूल होते हैं। मूल पौधे के शरीर के दूसरे भागों को जल और पोषक पदार्थ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूलों में रोम होते हैं। मूल मृदा से जल और पोषक पदार्थ इन्हीं रोमों की सहायता से अवशोषित करती हैं। किसी मूल में जितने अधिक मूल रोम होंगे वह उतना ही अधिक अवशोषण करेगा। जड़ें। चलिए हम अपनी चर्चा पौधों की जड़ों से आरंभ करते हैं। जड़ें जमीन के नीचे होती हैं जो पौधों की संरचना का हिस्सा होती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ सोखती हैं जो पौधों के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। यह पौधों को सारी उम्र मिट्टी से जोड़े रखती हैं। जड़ों के प्रकार। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं: मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ एक बड़ी सीधी जड़ होती है जो सीधे नीचे की ओर मिट्टी की गहराई में बढ़ती हैं। कुछ छोटी जड़ें उससे निकलती हैं जिन्हें पार्श्व जड़ें कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मूली और गाजर की जड़ें। दूसरी तरफ रेशेदार जड़ें वे जड़ें होती हैं जो समूह में पृथ्वी में फैली होती हैं। जड़ों के महत्व को दर्शाने के लिए क्रिया। आइए पौधों के जीवन में जड़ों के महत्व को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। हम 2 पौधे लेते हैं, ए और बी। बी पौधे की जड़ें काट देते हैं। ए और बी दोनों पौधों को मिट्टी में लगाते हैं और प्रतिदिन उन्हें पानी देते हैं। कुछ दिन बाद पौधा ए उतना ही स्वस्थ दिखता है जितना स्वस्थ वह पहले दिन था। इसके विपरीत पौधा बी मुरझाया हुआ है। इससे यह साबित होता है कि जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ सोखती हैं और उन्हें पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। अब दोनों पौधों को मिट्टी से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। पौधा ए अपनी जड़ों के सहारे मिट्टी में मजबूती से जुड़ा है, इसलिए इसे बाहर खींचना मुश्किल है। लेकिन पौधा बी की जड़ें नहीं हैं, इसलिए यह आसानी से बाहर निकल आया। इससे यह सिद्ध होता है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखती हैं। तना। पौधे की बनावट में तना दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। पौधों की संरचना में तने की अहम भूमिका होती है, जो गुरुत्वाकर्षण से दूर और प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह पौधे के शरीर को
सीधा खड़ा रखता है। ये अपने ऊपर पत्तियां, फूल और फलों को लाते रहता है और उन्हें सूरज की रोशनी और हवा के सामने लाता है। तना लसिका ग्रंथियों और आंतरिक ग्रंथियों में विभक्त होता है। ग्रंथियां पौधे का उभरा हुआ हिस्सा होती हैं, जो कलियों को सहेजता है, जिन पर पत्तियां, फूल इत्यादि उगते हैं। दूसरी ओर आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, जो दो ग्रंथियों के बीच में खिंचा हुआ होता है। तने का कार्य। आपने जाना कि जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ को सोखती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जड़ों द्वारा सोखा गया पानी और खनिज पदार्थ तने तक कैसे पहुंचते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, तने के माध्यम से। पत्तियों और पौधों के अन्य भागों को तना ही संचालित करता है। साथ ही यह पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। पौधा बिना इसके सीधा नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त यह पत्तियों को सूरज की रोशनी से आच्छादित करता है। तना पानी को संचालित करता है। इस क्रिया को दर्शाते हैं। चलो हम एक क्रिया को दर्शाते हैं जिसमें तना पानी को संचालित करता है। बैल्सम, वर्षा ऋतु में खिलने वाला फूल का पौधा जड़ सहित लेते हैं। इसे रंगीन द्रव्य से भरे एक जार में डालते हैं। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि ठीक वैसा ही रंग तने, पत्तियों और पौधे के अन्य भाग पर भी आ जाता है। इससे यह साबित होता है कि तना जड़ों से पानी को पौधों के अन्य भागों तक संचालित करता है। किसी पत्ती की संरचना। पत्ती एक समतल और हरी संरचना होती है जो तने से जुड़ी रहती है। जिस अंग के जरिए पत्ती तने से जुड़ी होती है उसे पैटियोले या वृंत कहते हैं। पत्ती के पतले, समतल और चौड़े हिस्से को लैमिना यानी पटल कहते हैं। पटल हरे रंग का होता है। पत्ती के बीच में जो मोटी सी रेखा होती है उसे मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा से जो पतली पतली रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं। किसी पत्ती पर शिराओं का जो क्रम होता है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। जब ये शिराएं मध्य शिरा से बाहर की ओर निकल रही होती हैं तो इस शिरा विन्यास को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इस तरह का शिरा विन्यास आमतौर पर घास की पत्ती में मिलता है। फूल। हमें अपने चारों ओर फूल नजर आते हैं। बालकनी में, पार्कों में, गलियारों में अलग अलग रूप रंग के फूल हमारे दिलों को खुशी से भर देते हैं। फूलों के रूप आकार कैसे भी हों, वो हमें तरोताजा कर देते हैं। फूल चाहे बड़े हों या छोटे, लाल हों या नीले, सभी का विन्यास एक सा ही होता है। फूल के बाहरी हिस्से को कैलिक्स यानी कर्णिका कहते हैं। इसमें बाह्य दलों जैसी हरी पत्तियां होती हैं। फूल के अंदरूनी हिस्से को कोरोला यानी दलपुंज कहते हैं। इसमें पंखुड़ियां होती हैं। अलग अलग फूलों की अलग अलग रंगों की पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां पॉलिनेटर यानी परागण करने वाले जीवों को फूलों की ओर आकर्षित करती हैं। फूल के नर भाग में एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। हर पुंकेसर में एक तने जैसी रचना होती है। इस तने को तंतु कहते हैं। इस तंतु के ऊपर दो थैलियां होती हैं जिनमें पराग होता है। इन थैलियों को एंथर्स यानी पराग कोश कहते हैं। फूल के मादा भाग को पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं। ये फूल का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय।
वर्तिकाग्र स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से में मौजूद चिपचिपी सतह होती है जो पराग को पकड़कर रखती है। वर्तिका नली जैसी एक संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को थाम कर रखती है। वर्तिका अंडाशय तक जाती है जहां ओव्यूल्स यानी बीजांड होते हैं। प्रकाश संश्लेषण। जैसे मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह पादपों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिससे पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण शब्द दो शब्दों प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण यानी तैयार करना से बना है। अतः प्रकाश संश्लेषण का अर्थ हुआ प्रकाश की सहायता से तैयार करना। इस प्रक्रम में पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन संश्लेषित करने के लिए करती हैं। प्रकाश संश्लेषण से शर्करा और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब तक हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जाना है, लेकिन अब प्रश्न है कि इसका महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण इस ग्रह पर जीवन के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा को जैव पदार्थों में बदलने में सहायक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भौतिक और जैविक विश्व को जोड़ती है। यह सभी सजीवों के लिए जैविक भोजन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्रोत है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में वायु को शुद्ध करने और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपना भोजन कैसे संश्लेषित करते हैं? वास्तव में हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल यानी पर्णहरित व सौर ऊर्जा यानी धूप की उपस्थिति में कार्बन व जल के द्वारा तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों में पहुंचकर धूप की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अंततः कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में बदलकर पादपों के विभिन्न भागों में एकत्र हो जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में निर्मित होने वाला पहला भोजन उत्पाद स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी अवमुक्त होता है। अतः इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जल धूप की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन अवमुक्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है पौधों को गर्मियों में शीतल रखना। यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से संभव होता है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रम है जिसमें जल पौधों की पत्तियों और तनों से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। पत्तियों के ऊपर बने छोटे छिद्र, जिन्हें रंध्र कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन को संभव बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल। अब आप जानते हैं कि पादपों में जल, खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के संश्लेषण के लिए कच्चा माल हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि पादप ये कच्चा माल अपने आसपास से कैसे प्राप्त करते हैं और पादप उन्हें अपने भोजन के कारखाने तक कैसे ले जाते हैं? जल और उसमें घुले हुए खनिज जड़ों द्वारा सीधे मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं और उन्हें तने में उपस्थित अनेक छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक ले जाया जाता है। ये वाहिकाएं जड़ से तने, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। वे जल व खनिजों को निरंतर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसी तरह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की दोनों सतहों पर उपस्थित छिद्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये छिद्र रंध्र कहलाते हैं। इन रंध्रों के चारों ओर द्वार कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब तक हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जाना है, लेकिन अब प्रश्न है कि इसका महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण इस ग्रह पर जीवन के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा को जैव पदार्थों में बदलने में सहायक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भौतिक और जैविक विश्व को जोड़ती है। यह सभी सजीवों के लिए जैविक भोजन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्रोत है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में वायु को शुद्ध करने और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। आपने अभी जाना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की मदद से पत्तियां अपना आहार बनाती हैं। पत्तियों पर जिन छोटी संरचनाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आहार उत्पादन में उनकी भूमिका के कारण उन्हें फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। उन्हें अपना रंग क्लोरोफिल नामक एक रंजक से मिलता है। क्लोरोफिल पत्तियों को अपना आहार बनाने में मदद करता है।